एजुकेशन सिस्टम पे क्या पॉइंट्स? एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट आप कह लेंगे सोसाइटी का पार्ट है और किसी भी सोसाइटी को चलाने या उसको तबाह करने के लिए अगर आपको कह लें कि जिसका रोल है ना वो टीचर्स और एजुकेशन सिस्टम का ही कह लें कि अगर हमारी मुल्क के हालात देखा जाए तो हम रेमिटेंसेस पे ही चल रहे हैं और रेमिटेंसेस में ज़्यादातर आप देखें जितने भी हमारे पास अब क्योंकि हमारा जिस आप कह लें कि ONA लेवल्स पढ़ाते हुए मेरा तो अब तक का एक्सपीरियंस ये है कि बहुत सारा हमारा जो माइंड है क्या कहते हैं जो एजुकेटेड माइंड है वो बाहर निकलता जा रहा है और वही आपको रेमिटेंसेस की फॉर्म में या हर तरह से जो है उनको सपोर्ट कर रहा है। दुनिया जितनी चेंज होती जा रही है एजुकेशन को या डिग्रीज को आसान तो किया जा रहा है, डिग्रीज को एलिमिनेट नहीं किया जा रहा। Hello everyone, this is Mohammed John Hussain. Today we have with us a very special guest, a very well-known teacher of physics of A levels and O levels, and the honor of educatory, Sir Farrukh Hussain. He has been teaching, as I said, for over 12 years now at several institutions. Currently teaching at 8 institutions almost. So welcome, sir. How are you? How's it been? Thank you for coming. आप बताएं आप कैसे हैं? ठीक ठाक अलहमदुलिल्लाह। पहले सबसे पहले प्लीज लेट्स स्टार्ट विद योर एक्सपीरियंस। हमें और भी बातें करनी है लेकिन हमें सबसे पहले जानना है क्यों आप टीचिंग में आ गए और टीचिंग में क्या आपने किया और इसमें कितने बच्चे भी ऑलमोस्ट आपने पढ़ा लिए हैं? टीचिंग में मैं क्यों आ गया वैसे हमेशा से मैंने ऐसा सोचा तो नहीं था कि टीचर बनूंगा। सो इनिशियली आई वाज माय एम्बिशन वाज टू बी अ रिसर्चर लेकिन अपनी एजुकेशन को हमेशा खुद ही फाइनेंस किया था, ट्यूशन्स पढ़ाई थी और सब कुछ। तो पढ़ाते पढ़ाते ही एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। सबसे पहला जो मेरा स्कूल था APS सदर आर्मी पब्लिक स्कूल, वहाँ से शुरू किया और गया तो इसलिए नहीं था कि टीचिंग करनी है। मेरे सारे दोस्त ही वहाँ पर उन्होंने नाम लिखवाए हुए थे तो उन्होंने कहा था अगले दिन यूनिवर्सिटी में क्या करना है तो हम भी चलते हैं। तो इत्तेफाक से वहाँ पर हो गई जॉब और उन्होंने देन एंड देयर उस वक्त एजुकेशन कंप्लीट भी नहीं हुई थी, हमारा चल रहा था मास्टर्स, तो कोई आई थिंक 7th सेमेस्टर था, उस वक्त जॉब हो चुकी थी। देन अकॉर्डिंग टू पे और अगर आप देखा जाए तो टीचिंग मुझे क्योंकि मैंने बहुत उससे भी पहले से पढ़ाता रहा था तो इट वाज वेरी मच इजी फॉर मी, मुझे बहुत मज़ा आने लगा। तो फिर कुछ सोचा ही नहीं आगे कुछ और शुरू करने का, फिर तब से बस टीचिंग ही एक के बाद एक स्कूल्स जो हैं वो ज्वाइन करते करते यहाँ तक पहुँच गए। वेरी नाइस। सर एजुकेशन सिस्टम पे क्या पॉइंट्स? एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट आप कह लेंगे सोसाइटी का पार्ट है और किसी भी सोसाइटी को चलाने या उसको तबाह करने के लिए अगर आपको कह लें कि जिसका रोल है ना वो टीचर्स और एजुकेशन सिस्टम का ही। सो वेरी मच क्रिटिकल, वेरी मच यू कैन से एसेंशियल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटीज एजुकेशन। एब्सोल्युटली ट्रू। पाकिस्तान के तो हालात भी बहरहाल अल्लाह ही बेहतर करे इंशाल्लाह। एजुकेशन से ही होंगे सर। yes. और ऐसा ही हो रहा है जहाँ पे आप कह लेंगे अगर हमारी मुल्क के हालात देखा जाए तो हम रेमिटेंसेस पे ही चल रहे हैं और रेमिटेंसेस में ज़्यादातर आप देखें जितने भी हमारे पास अब क्योंकि हमारा जिस आप कह लें कि ONA लेवल्स पढ़ाते हुए मेरा तो अब तक का एक्सपीरियंस ये है कि बहुत सारा हमारा जो माइंड है क्या कहते हैं जो एजुकेटेड माइंड है वो बाहर निकलता जा रहा है और वही आपको रेमिटेंसेस की फॉर्म में या हर तरह से जो है वो उनको सपोर्ट कर रहा है और हर लेवल पे सपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनली हमारी आवाज़ को, हमारे मुल्क के मसाइल को जो है वो आप कह लेंगे एक तरह से लोगों की लाइमलाइट में लेकर आ रहा है। आपके लिए भी सर बहुत आसान है बाहर जाना, आप खुद भी जर्मनी जाते आते हैं, आपके लिए तो बहुत आसान है शिफ्ट होना, फिर भी आप पाकिस्तान में ही रहे, यू आर वर्किंग इन द एजुकेशन सेक्टर, सो दैट्स समथिंग दैट इज सरप्राइजिंग। लोग कहेंगे भाई आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है तो क्यों ना बाहर चले जाएं आप। तो पॉइंट वही है कि देखें जितनी इज्जत, जितनी रिस्पेक्ट, जितना मुझे काम करने को मिला है टीचिंग में और एजुकेशन सेक्टर में, यही रीज़न है कि मैं वहाँ पर अभी मैं मतलब मल्टीपल टाइम्स जाता रहा हूँ अभी भी तमाम चीज़ों में। लेकिन जो मज़ा, जो प्यार और जो आपको अपनी कदर फील होती है इस क्या कहते हैं इस सेक्टर के साथ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं मिस कर रहा था। और यही ऑफ कोर्स टीचिंग ही आप कह लेंगे आपकी जो एजुकेशन है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको दुनिया में कहीं पर भी लेना चाहिए। तो एजुकेशन अच्छी हो, डिग्रीज अच्छी हो आपके पास, आप पढ़े लिखे हो तो आपको मुझे नहीं लगता है कोई भी मुल्क में आपकी एंट्री या किसी भी जगह पर आपकी एंट्री को रोक सकता है। आप क्वालिफाइड, आपको एजुकेटेड होना चाहिए। सर वैसे आज के ज़माने में क्या इतना इम्पोर्टेंट है कि इंसान के पास ऑफिशियली डिग्री हो या ऑफिशियली वो उसके पास क्वालिफिकेशंस हो, या दुनिया आपको लगता है कि इस तरफ जा रही है, दूसरी तरफ जा रही है कि स्किल्ड बेस्ड चीज़ें हो जाएं? और सर डिग्री होना तो बहुत ज़रूरी है, स्किल्स आप कितनी भी आप रख लें, देखें हर जगह प्री रिक्विजिट तो यही है। बड़ी से बड़ी कंपनीज भी उठा लें, वो आपको अगर आप स्किल बेस्ड काम करेंगे तो आपको एक 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 आप कह लेंगे
एक ठेके की तरह की जॉब तो मिल सकती है कि आपने एक टास्क कंप्लीट किया देन आपकी जॉब खत्म। लेकिन और यही वजह है, देखिए दुनिया जितनी चेंज होती जा रही है, एजुकेशन को या डिग्रीज को आसान तो किया जा रहा है, Yes. डिग्रीज को एलिमिनेट नहीं किया जा रहा। Yes, अब ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जी और वो भी उनका भी पर्पस यही है कि डिग्री एलिमिनेट ना हो, पढ़ने का तरीका चेंज हो जाए। आप घर बैठकर हर तरह की डिग्रीज जो है वो आप कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल में जितने भी शॉर्ट कोर्सेज हैं इनको भी अगर आप तरीके से प्रोग्राम करें तो फाइनली ये भी एक अच्छी डिग्री की फॉर्म में, और डिग्री होती तो वही शॉर्ट कोर्सेज या स्किल बेस्ड तमाम चीज़ें ही हैं, लेकिन आप कह लें कि उनका एक करिकुलम डिजाइन हो चुका होता है, उसको एक तरीके से लेकर वरना तो ज्यादा स्पेसिफिक हो रहा है ज़्यादा अब specific। हाँ, कि एक डायरेक्शन में जाना है तो आप ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से आप देखिए होता ये जॉब लगने के बाद आपको एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो कंपनी में काम करने की वो तो आप कंपनी में रहते ही हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं, लेकिन आपका जो पूरा एक डिग्री का मतलब ये होता है कि आपको उसके अलावा भी कोई चैलेंज दिया जाएगा तो यू आर केपेबल इनफ टू, क्रेडिबिलिटी आपकी स्टैम्प हो गई बेसिकली ना, बिल्कुल। क्या आप यू आर रिलायबल एंड यू आर क्रेडिबल बिकॉज़ यू पीछे स्टडीड। बिल्कुल पीछे देखें, पीछे एक बहुत बड़ा इदारा और एक सालों से देखें, यूनिवर्सिटीज की बात करें तो कोई आजकल में नहीं पैदा हो जाती जी, जी। यूनिवर्सिटीज को बनने में उनके पीछे एक पूरा काम किया होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है, और वो भी एक पूरे स्क्रूटनी के थ्रू आगे बढ़ती है, निकलती हैं, फिर वो डिग्री देती है कि ये बंदा सर्टिफाइड इनफ कि अब ये काम कर सके। सर लेकिन यूनिवर्सिटी में काफी कंप्लेंट्स आती हैं, लोग बच्चे जैसे हम लोग भी हमारा ATHE डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं हम लोग करा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स काफी जो आते हैं हमारे पास कहते हैं भाई यूनिवर्सिटी के अंदर हमें बिला वजह वो कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं जो फॉर एग्जांपल हमें नहीं पढ़ने, राइट। सो आपकी डिग्री 4 साल की, जो भी 4 साल की 5 साल की डिग्री है, उसके अंदर एक तो उनको वाले कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं जो रिलेटेड नहीं है उनकी अपनी फील्ड के साथ, और एट द सेम टाइम रिक्वायरमेंट्स जो अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव टू कम टू क्लास, अटेंडेंस पूरी आपने एक सर्टेन लेवल तक रखनी है, और टीचर भी अब आपको तो पता ही है पाकिस्तान में अल्लाह ही इंशाल्लाह बेहतर करे, लेकिन टीचिंग का निज़ाम भी कोई खास यूनिवर्सिटी लेवल पे जब हम बात करते हैं इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। तो किस तरीके से आपने देखा कि चेंज हुआ है एजुकेशन सिस्टम बच्चों के लेवल पे भी ऑन द आज का बच्चा फॉर एग्जांपल का कंपेरेबल है टू द किड दैट यू टॉट फॉर एग्जांपल इन 2012? सर एक्चुअली देखें, मैं इस बात को मतलब सपोर्ट करूंगा कि हमारे पास अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अलावा भी दूसरे कोर्सेज पढ़ाने जाने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आप जिस वक्त फील्ड में होंगे तो आपको और मल्टीपल किस तरह के चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़े। तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। हम जैसे हम लोग भी जब फिजिक्स से रिलेटेड डिग्री कर रहे थे तो हमने बायो का सब्जेक्ट भी पढ़ा था, तो हमने दूसरे स्टैटिस्टिक्स भी पढ़े थे। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप हर तरह की चीज़ों पे बात कर सकते होते हैं, आपका दिमाग एक हर डायमेंशन में एक तरह से जो है सोच चुका होता है, उसकी आप कह लें कि उसको बिल्डअप किया गया होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, जहाँ पर टीचर्स अगर उस तरह के अवेलेबल नहीं है तो देखें ये तो हर सिस्टम में कहीं ना कहीं हमें वर्क करना ही है उसको इम्प्रूव करने के लिए। अगर हमारे सिस्टम में टीचर्स उस तरह के नहीं है जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे, तो उसमें सिस्टम की गलती, मतलब आप ये कह लें कि उसमें सिस्टम में मजीद इम्प्रूवमेंट की जगह है। और हम कोर्सेज को जितना शॉर्ट करते रहेंगे उससे फ़ायदा नहीं हो, फिर वो डिग्री नहीं बनेगा, वो शॉर्ट कोर्सेज ही बन जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आप कोई किस डिग्री का मतलब ही होता है कि अब जो कैंडिडेट है या जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट है वो हर तरीके से तैयार है। अच्छा। और वो हर डायमेंशन में काम करने के लिए तैयार है। जैसे हमने भी जब फिजिक्स पढ़ी थी तो मैं लेट्स से अगर मुझे ए लेवल्स का टीचर ही बनना था तो शायद मुझे बहुत ही कम सिलेबस पढ़ना पड़ता, मैं बाकी पढ़ता ही नहीं, और 6 महीने या साल के बाद या आप उसको ये कह लें कि मैं ए लेवल्स पढ़ूँ, मैं ए लेवल्स पढ़ाना शुरू कर दूँ, क्योंकि मैंने तो और तो कुछ करना नहीं है, मैं टीचिंग से रिलेटेड ही आज कभी करिकुलम डिज़ाइन पढ़ रहा हूँ, कभी कुछ पढ़ रहा हूँ। लेकिन हमने 48 कोर्सेज अगर कंप्लीट किए रिलेटेड टू फिजिक्स। अब देखें मेरे पढ़ते हुए शायद उतना सब्जेक्ट पार्ट भी नहीं था, लेकिन जितना हमने पढ़ा है उससे फ़ायदा क्या है कि जैसे जैसे सिलेबस आपको पता है ए लेवल्स के और उसके हर 2-3 सालों के बाद एक अच्छा उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है, डेवलपमेंट होती है। अगर टीचर केपेबल ही नहीं है कि वो मजीद अपने सब्जेक्ट या चीज़ों से हटकर भी कुछ चीज़ पे रिसर्च कर सके और काम कर सके, तो वो वैसे भी नहीं कर सकेगा, और फाइनली जो प्रोडक्ट आपका यूनिवर्सिटी से निकलेगा 2-4 साल बाद वो डिप्लीट हो जाएगा, मजीद आगे काम नहीं कर सकेगा। लेकिन बैरियर नहीं होता स्टूडेंट्स के लिए कि फॉर एग्जांपल देखें ओ लेवल में या मैट्रिक और इंटरमीडिएट में तो हमें जनरली सारी फील्ड्स का ऑप्शन दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल आप ये भी पढ़ लें फिजिक्स, फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल दी, बायोलॉजी रिलेटेड है साइंसेस में, व्हाई नॉट स्टडी बायो एज वेल, केमिस्ट्री भी पढ़ लें, मैथ्स भी पढ़ लें। लेकिन जब बच्चा ए लेवल से आगे जा रहा है, जब वो सेकेंडरी एजुकेशन अपनी कंप्लीट करके आगे जा रहा है, तो डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं फिर वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स कंपल्सरी रखना थोड़ा सा स्टूडेंट के ऊपर बोझ आ जाता है या थोड़ा सा अफेक्ट करता है कि वो फोकस से हटा देता है?
जो हमारे पास पाकिस्तान में सब्जेक्ट्स हैं इंटर में वो सिक्स सब्जेक्ट्स जी। हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स उनको लेते भी इसलिए हैं क्योंकि आगे उनका ये होता है कि वो पाकिस्तान में ही यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे, वहाँ के रिक्वायरमेंट्स भी हैं, प्लस बहुत सारे बच्चे इसलिए भी पढ़ते हैं कि जैसे उनको CSS वगैरह करना है, वहाँ पर भी आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं। और प्लस अगर वो मुल्की लेवल पर देखें, नेशनल लेवल पर, तो हमारे लिए ज़रूरी भी है क्योंकि हम उसमें अगर पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं तो हमारा पॉइंट ये है कि हमारा जो मुल्क का बच्चा है उसको अपनी हिस्ट्री के बारे में पता हो, अपने कल्चर के बारे में पता हो, चीज़ों के बारे में। तो वह एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अगर आप डिग्री के हिसाब से देखें तो एक्स्ट्रा है, लेकिन अगर हम सोसाइटी या अपने नॉर्म्स के हिसाब से कि फाइनली हम चाह रहे हैं कि जो हमारा पढ़ा लिखा बच्चा निकल रहा है, जो आगे आपका सोसाइटी का पार्ट बन रहा है, उसको इन तमाम चीज़ों के बारे में पता हो। इस्लामियात पढ़ा देते हैं उसको, अब उसमें हमारे मसले मसाइल अलग हैं, उसको कितनी पढ़नी है या क्या पढ़ना है वो एक अलग डिबेट है जिसमें हम अपनी मर्जी का कुछ ना बता देते हैं, ठीक है। लेकिन मकसद मुझे लगता है यही है कि यहाँ पर जिस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने उस हिसाब से कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में जो है ना वो इंजेक्ट किया हुआ है कि जो पॉलिटिकल गेन्स भी है उसके सही है, और आपके इलाकाई भी मसले वो जरूरी है, तो इसलिए डाला है उसमें मुझे लगता है। बाकी कोर्स जो बात है इंटर का बच्चा है उसने, और हर जगह पे आप देखें ना यूनिवर्सिटीज क्या मांग रही है आपने, अगर एप्टीट्यूड टेस्ट की बात हो रही है तो उसमें वो फिजिक्स चेक कर रहे हैं, इंग्लिश चेक कर रहे हैं, मैथ्स चेक कर रहे हैं, जो आगे के लिए प्रीरेक्विजिट है। वो ये नहीं देख रहे इस्लामियत में क्या लाए थे आप पाकिस्तान स्टडीज में, बस वो पढ़ा हुआ है, क्लियर है, बस दैट्स इट। सर यही तो मेरा पॉइंट है। जैसे यूनिवर्सिटी में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, अब मुझे रिक्वायरमेंट डाल दी फॉर एग्जांपल कि आपने ये अलग लैंग्वेज आपने पढ़नी है जबरदस्ती। अब मुझे नहीं पढ़नी है भाई, आई एम ऑलरेडी ट्राइलिंगुअल, मेरी 3 लैंग्वेज ऑलरेडी मुझे आती है। तो बहरहाल मेरे ऊपर तो खैर बर्डन था यूनिवर्सिटी लेवल पे, नॉट ऑन OA लेवल, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे बहुत ज्यादा है। OA लेवल्स पे आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, बट यूनिवर्सिटी पे आके अगेन मैं तो बच्चे हमारे देखें पाकिस्तान में कॉस्ट बहुत एक चीज है जो मैटर करती है, राइट। इंसान जब यूनिवर्सिटी जा रहा है, पढ़ रहा है, बहुत सारे यंग एडल्ट्स हैं हमारे जो साथ साथ काम भी करना चाह रहे हैं, साथ साथ चाह रहे हैं कि वो कमा सके अपनी फैमिली के लिए, बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग वेल इनफ एंड दे हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द फैमिली। और यूनिवर्सिटी में जाके काफी सारे लोग मैंने देखे जो जाहिर सी बात है फंस जाते हैं, क्योंकि उनको कमाना भी है साथ साथ और उनको काम भी करना है। तो ये बैलेंस अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से क्रिएट हो, या हम क्या करें इस चीज को मैनेज करने के लिए। जो हमारी वैसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, आपको पता है वो तो बहुत ज्यादा आप कह लें अकोमोडेटिंग है, ठीक है, पीछे से बैकडोर चैनल है, तो हमें पता भी नहीं चलता, लोगों से पूछ के पता चलता है, बाद में बात करने के से तो नहीं पता चलता कि वो कितने एजुकेटेड है, लेकिन जब उनसे पूछते हैं तो पता होता है कि वो फला यूनिवर्सिटी से इंजीनियर भी बने हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स पे पढ़ाई का वैसे एज सच बर्डन कोई है नहीं हमारे यहाँ जो होना चाहिए। तो बहुत एजुकेशन लेवल हमारा बहुत, जिनको बर्डन नहीं लेना उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, बहुत रिलैक्स होके पढ़ लें। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे जैसे हमने मैट्रिक किया तो मैंने सिंधी लैंग्वेज पढ़ी, ठीक है। वैसे देखा जाए उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने यहीं रहना है और इसी शहर में, तो बताए उस लैंग्वेज की बहुत जरूरत भी है, बिल्कुल, ठीक है। आपके बहुत सारे जो है ना बनते हुए काम लैंग्वेज की वजह से बन जाते हैं, और लैंग्वेज एक अपनायत बिल्कुल देती है। नहीं लैंग्वेज से मेरा कोई गिला नहीं, व्यूअर्स मैं आई एम इन सपोर्ट ऑफ एवरी लैंग्वेज दैट इज बीइंग टॉट। और जैसे अगर मैं जर्मनी की बात करूं, जी जर्मन्स आपको गोद ले लेंगे, जी अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है, तो मैं कहता हूं डिग्री से बड़ी लैंग्वेज है वहां पर। अगर आप सब बहुत क्वालिफाइड है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो आप उनकी सोसाइटी का पार्ट ही नहीं बन सकते। तो देखें यहाँ पर मैं बोलूँगा ये कुछ सब्जेक्ट्स हमने अपने मुल्क की इलाकाई ज़रूरियात को देखते हुए इंक्लूड किए हैं, जिससे मुझे लगता है कि वहाँ पर पॉलिटिकल उसकी बैकग्राउंड है चीज़ों के, और उसको उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो समझ आएगा कि अगर आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली उस इलाके की, तो आपको उस इलाके में बहुत सारे फायदे भी हैं उस लैंग्वेज के, कि आपको मेन चीज़ होती है कम्युनिकेशन। आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, आप अपनी बात कन्विंस किसी को नहीं कर सकते, और कोई आपको दूसरा नहीं आपसे बात कर सकता, तो फिर कोई फायदा नहीं है एजुकेशन का या किसी भी चीज़ का। सर डिफिकल्टीज बताएं, टीचर्स को क्या डिफिकल्टीज फेस होती हैं मतलब इन टर्म्स ऑफ टीचिंग? सर अगर अपने वाले में बताऊं तो ये हमने नॉट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल साइड, बट जनरली क्या प्रॉब्लम्स है बच्चों की, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की बात करें, ये क्या चैलेंजेस हैं जो टीचर्स चैलेंजेस जो अब आजकल आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स जो हमारे पास हैं उसमें अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको हर तरह की आसाइशें आप कह लें कि देने के बाद पेरेंट्स जो है ना एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स लें। अब टीचर्स सख्ती नहीं कर सकते बच्चों के साथ, पेरेंट्स खुद नहीं कर पाते, अब टीचर्स को छोड़ें, पेरेंट्स नहीं कर पाते सख्ती किसी किस्म की,
जो पहले पॉसिबल थी। एक मुझे लगता है कि ये चैलेंज है, और जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनको एजुकेट नहीं किया गया बच्चों को कि कौन सी चीज़ का यूसेज कितना है। डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है। बिल्कुल, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, सारा सारा दिन किए जा रहे हैं, उसमें क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना है, अपना कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है उसमें, जिससे रिजल्ट्स अफेक्ट हो रहे हैं, बच्चों की सोचने की सलाहियत अफेक्ट हो रही है उससे। और वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है उनमें, मतलब आप कोई मुश्किल सवाल दे दें, वो थोड़ी देर उस पर सोच ही नहीं सकते। मुश्किल, ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप मुश्किल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, आगे जाते हैं, हमारा करिकुलम जो है ना जिस हिसाब से है, फिजिक्स मैं कहता हूँ कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में से एक है, और उसमें जब हम एक सवाल देते हैं बच्चे को, तो उनमें इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो बहुत देर तक उस पर क्रिटिकली सोच सकें कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब उनका जो रिटेंशन पावर है ना वो उतना नहीं है। सर तो क्या मतलब who's to blame first of all? Is it just technology? Is it the parents? क्योंकि देखिए ना, क्लाइंट चेंज हो गया। पहले जो आपका फोकस है वो पेरेंट होता था, क्योंकि पेरेंट जो है वो डायरेक्टली अपने बच्चों को संभाल रहे होते थे। अब डायरेक्टली बच्चे डिसीजन मेकिंग क्योंकि खुद कर रहे हैं। तो क्या ये डिजिटल मसाइल हैं या सिस्टम के एग्जामिनेशन प्रोसेस में मसला है, क्या इशू है? क्योंकि देखिए ना, एक चीज और है, सॉरी मैं थोड़ा इसको खींच रहा हूँ, एक चीज और है कि फॉर एग्जांपल अभी जो टेस्टिंग चल रही है, हमारी जो असेसमेंट मेथोडोलॉजी चल रही है, क्या इसमें कोई चेंजेस आनी चाहिए स्ट्रक्चरल? क्योंकि काफी टाइम से फॉर एग्जांपल बिल्कुल भी ना पढ़ूं पूरे साल, कुछ बच्चे हैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ते पूरे साल, आखिरी महीना आया, रोड मेमोराइजेशन बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छी है, पूरा सिलेबस जो है वो सही से पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, चीजें देख ली और जाके पेपर दे दिया, वो ए स्टार आ गया बच्चे का फॉर एग्जांपल। और एक दूसरा बच्चा जो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है पूरे साल से, वो बेचारा पूरे साल पढ़ने के बावजूद ग्रेड अच्छा नहीं ला पा रहा। तो इसमें क्या लैगिंग, कहाँ पे मसला आ रहा है? मेरे वाले सब्जेक्ट्स में तो मैंने जो देखा है उसमें, आप फिजिक्स में ऐसा नहीं हो सकता कि आप महीना पढ़ें और आप रिजल्ट अच्छा निकाल लें, अनटिल और अनलेस कि आप बहुत स्ट्रीट स्मार्ट टाइप के स्टूडेंट रहे हो हमेशा कंसिस्टेंटली। तो फिर आप ऐसा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि देखता है कि सारा टाइम जो है ना खेल कूद कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी बहुत शार्प होते हैं और उनको वो कॉन्सेप्ट जो बहुत कुछ बच्चों को बहुत देर लगा के समझ आते हैं, उनको वो फिर उसमें ये भी है कि कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। अब देखिए, जहाँ टेक्नोलॉजी के ड्रॉबैक्स हैं वहाँ टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं। लेट्स से अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा पूरा सिलेबस चाहे वो ओ का हो, ए का हो, एस या E2, वो पूरा बना हुआ है। मतलब मैं अगर वेव्स के चैप्टर की बात करूँ, तो अगर फॉर एग्जांपल वो हमें नॉर्मली पढ़ाने में महीना लग जाता है, लेकिन वो मेरे पास 5 से 8 घंटे या 10 घंटे में वो जो पूरा बना हुआ है उसमें वो कर सकता है। तो वो बच्चा जो महीने के टाइम, अब महीने में वही बात थी कि वो जो अटेंशन स्पैन है ना हमारा, वो बहुत कम। जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं ना तो बच्चा, लेकिन जब वो उतना ज्यादा फोकस नहीं करता, लेकिन जब उसको पता है मेरा एग्जाम महीने बाद है या कुछ है, और वो बहुत ज्यादा फोकस ट्राई करके मैं मोबाइल अब इस्तेमाल नहीं कर रहा कुछ नहीं, तो वही वो टाइम अगर क्वालिटी टाइम दे दे, तो वही चीज जो महीने में कंप्लीट हो रही थी वो एक कुछ 8 घंटे 10 घंटे में हो रही है। जिसकी वजह से वो जो आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, पूरा साल पढ़ने वाला बच्चा भी अगर रिजल्ट नहीं ले रहा, और ये तो उस एक महीने में उस बच्चे ने मेहनत की कितनी होगी, उसने ऑफ कोर्स उस तरह से मेहनत की होगी, उसने पेपर्स भरे होंगे, तो वो वही जानता है कि इसने एक महीने में रिजल्ट लिया है। उसने ऐसे नहीं लिया होगा कि वो भी खेल कूद में एक महीना गुजारा, उसने उस एक महीने में कुछ अलग स्मार्ट स्टडी की होगी, कुछ उसने प्लान बनाया होगा, कुछ उसके टीचर से इस तरह की गाइडेंस ली होगी। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है और यही मुझे लगता है कि फैक्टर है। सही है। नहीं कुछ कहते हैं ना कि ये 4 टॉपिक्स पढ़ लो, 5 टॉपिक्स पढ़ लो बस, उसके अलावा इसमें देखिए, इसमें बोर्ड किया, जैसे हमारे यहाँ कैम्ब्रिज जो है ना वो क्या करता है, वो बहुत मिक्स करके, जी अब आप 4 टॉपिक्स पढ़ लो, उससे सिलेबस हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो जैसे वो किसी भी टॉपिक को, जैसे काइनेमैटिक्स को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देंगे आपका, ठीक है। तो यही, अब यहाँ पर वही बात है ना, देखें जहाँ पर जो मसला आ रहा है उस मसले का हल भी साथ साथ करना है। अगर स्टूडेंट ऐसा कर रहा है तो स्टूडेंट तो लूप होल देखकर काम करेगा। अब यहाँ पर आपने जिस बोर्ड को आप पैसे दे रहे हैं, जो बोर्ड इस पे काम कर रहा है कि हमें अच्छा एक टीम, अच्छे दिमाग का स्टूडेंट निकाल कर बाहर लाना है, तो ये काम अब उधर बोर्ड का है, एग्जामिनर का है और उस सिस्टम का है। इसका स्टूडेंट, हम अपने लिए बात करें तो हमेशा हम तैयारी उस तरीके से करेंगे ना जिससे कम टाइम में ज्यादा अच्छा रिजल्ट आए। और जो एग्जाम हमारा ले रहा है उसने देखना है कि हम इस तरह का पेपर सेट करें कि हम अच्छे बच्चे को ही अच्छा ग्रेड दें। बच्चे देख रहे हैं, आप कैमरे में भी बता दें कि भाई देखें, नहीं करो, अभी भी वक्त है, समझ लो। सर फारूक बता रहे हैं सिलेक्टिव स्टडी आपने नहीं करनी, कि बस यही चीज पढ़नी है
सिलेक्टिव स्टडीइंग या कम टाइम की स्टडीइंग से ना एक चीज मैंने देखी है, वो कम टाइम तक ही याद रहती है। मतलब अब जो बच्चे ने पूरे साल मेहनत करके पढ़ा होगा ना, भले उसका रिजल्ट उतना शायद अच्छा ना भी हो, लेकिन उस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स कंपैरेटिवली आपसे बहुत अच्छे हैं, उसने उतनी देर तक पढ़ाई की है। सर लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा ना रिजल्ट्स में, मसला ये है। सर मैंने बताया ना, देखिए रिजल्ट्स ही फिर हर चीज के लिए तो नहीं होते हैं। अगर आप वैसे भी देखें हिस्टोरिकली भी, तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा ई ग्रेड या डी ग्रेड लेके बैठा होता है वो फारिग होता है। मतलब आपके पास एग्जांपल्स भरी पड़ी हैं कि ए स्टार स्टूडेंट या गोल्ड मेडलिस्ट फारिग बैठे हैं। बिल्कुल 20 ए 22 ए यूनिवर्सिटी तक तो वो आंख का तारा थे। जी जब बाहर निकल रहे हैं तो उनको यही जॉब नहीं मिल रही। यही तो प्रॉब्लम है जो मैं चाह रहा हूँ डिस्कस करें। इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा। देखिए ना, बच्चा एक लेके घूम रहा है अपने पास 20 ए या 18 ए लेके जा रहा है बच्चा ओ लेवल से। ए लेवल्स में उसने 8 ए ले लिए, 7 ए ले लिए फॉर एग्जांपल। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किया है ऐसा काम। बट वो मार्केट में जब आए, आप प्रैक्टिकल जॉब वर्क में आए, जब आप उतरे ग्राउंड पे, रियलिटीज उसके साथ सपोर्ट नहीं कर रही होती। सर दैट इज द, मतलब ये एक गैप नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मसला क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि वो जो स्टूडेंट है उसने सिर्फ पढ़ाई की, उसने कुछ नहीं किया। ऐसा भी है ना कि कुछ पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को घरों पे बिठा के सिर्फ ट्यूशन टीचर के पास बिठाकर या ट्यूशन दिलाकर उन्हें समझ लेंगे ग्रेड्स आ गए तो सब कुछ, टीचर आएगा वही सब कुछ पढ़ाता है। ना वो बच्चा खेलने जा रहा है, ना बच्चे को बाहर निकल कर किसी से मिलना आता है, बात करना आता है, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। तो आप मुझे बताएं ना, ये भी तो नहीं है ना सही। यस, हमारे पास बच्चे का एक्सपोजर हर चीज में होना चाहिए। स्पोर्ट्स उसको आती है, लोगों से मिलना उसको आता है। पब्लिक स्पीकिंग सबसे बड़ा एक जो है ना, मैं कहता हूँ आर्ट है। सही है, आप बहुत एजुकेटेड बंदा है, उसके सामने माइक रख दें, पता चल जाएगा कितना एजुकेटेड। यस एब्सोल्युटली। मतलब बोलना उसको आता ना हो, सही है, अपनी बात वो कन्विंस किसी को कर नहीं सकता हो, सही है, चीजों का पता ना हो, ग्रेड्स अच्छे लेके बैठे, तो क्या फायदा ऐसे। माँ बाप से पूछे तो माँ बाप कहते हैं भाई इसको हम भेजेंगे बाहर खेलने कूदने, तो ये पढ़ेगा कब। बच्चा कहता है कि भाई मुझे जाना है। एंड देखिए वही बात है कि यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा अच्छे ग्रेड्स के हक में मैं भी नहीं हूँ कि हर बच्चे का ए स्टार या ए ही है। मतलब आप ओवरऑल, मैं तो अक्सर बच्चों को कहता हूँ बेटा यू आर ए स्टार। कहते हैं सर मेरा आया था नहीं। मैंने बोला बेटा ए स्टार आया नहीं, लेकिन तुम ए स्टार हो तो सही ना। सही बात है, क्योंकि आपसे रिस्पेक्ट से मिल रहा है। हाँ, सही है, वक्त पे क्लास में आ रहा है। बात ये है कि हम सिर्फ ग्रेड्स को ही क्यों जो है ना वो एक आप कह लें कि डिसाइडिंग फैक्टर बना रहे हैं बच्चे के लिए। हर बच्चे का दिमाग उस सब्जेक्ट के लिए हो सकता है, हो भी ना। तो यहाँ पर हमारी भी गलती है। लेट्स से एक बच्चा फिजिक्स का दिमाग था ही नहीं, उसको फिजिक्स दिला दी है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट बहुत बेहतरीन होता है, लेकिन उसका नहीं है वो दिमाग। सही है, तो ये उस बच्चे की गलती नहीं है, ये हमारे फिर भाई मैंने जो बात की सिस्टम की गलती है कि आप उसको सही जगह प्लेस क्यों नहीं कर रहे। यस, काउंसलिंग का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है कि वो मीडिया साइंसेस की तरफ जाता, किसी और जो है ना फील्ड की तरफ जाता और बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता था। तो हमारे पास जो एक गैप यहाँ पर वो है काउंसलर्स, एजुकेशनल काउंसलर्स ऐसे होने चाहिए कि वो बच्चे के साथ उसकी साइकी को देखते हुए, उसकी पसंद नापसंद को देखते हुए उसको उस सब्जेक्ट्स में प्लेस करें जिसमें वो आगे और अच्छा कर सकता है। बजाय इसके कि वो ऐसे मुश्किल सब्जेक्ट्स ले जो उसके लिए मुश्किल है और नहीं इंटरेस्ट ले रहा है और वो जबरदस्ती ई या डी ला के क्लियर कर रहा है, आगे मुझे बताएं वो यूनिवर्सिटी में क्या ही करेगा। अब जितना मुश्किल होती जा रही पढ़ाई, आप ए लेवल्स के बाद आपने एप्टीट्यूड्स देने हैं, टेस्ट, फिर आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटी के मसले मसाइल अलग हैं। आपने एडमिशन तो ले लिया, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल गई, आपका कोर्स क्लियर नहीं हो रहा, 3 दफा आपका कोर्स वही ना सर, जबरदस्ती एक कोर्स दिलाया है। और वो अब जब यूनिवर्सिटी से वो बच्चा ड्रॉप आउट हुआ ना, तो उसका ए लेवल्स भी खराब हो गया ना, क्योंकि उसने पढ़ा तो इसी के लिए था। बिल्कुल, वो आगे चल नहीं पा रहा उसे। बिल्कुल सही बात है। तो हम उस जगह पर दौड़ा तो देते हैं उस बच्चे को, या बच्चा दूसरे को देखते हुए कि इसी की फील्ड पे या इसी की मैं ये करूंगा। अब जैसे मैं जब टीचिंग में आया था ना, मेरे सबसे बड़े वाले भाई ने मुझे कहा था, मुझसे बड़ा वाला भाई जो है ना वो सीए है, तो मुझसे सबसे बड़े वाले भाई ने कहा था तुम जो है ना, तुम भी कुछ अच्छा ढंग का सब्जेक्ट पढ़ लेते, तुमने ये टीचिंग शुरू कर दी। तो खैर मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत खुश हूँ अपने काम में जो मैं कर रहा हूँ। मुझे कभी रिग्रेट नहीं है कि मैंने टीचिंग की शुरू की। सही पॉइंट ये है कि अच्छा उस वक्त मुझे कोई काउंसिल करने वाला, गाइड करने वाला भी नहीं था, तो मुझे लगता है अल्लाह ताला की तरफ से ही हुआ ना कि मैं इस तरफ आ गया हूँ, सब कुछ है। लेकिन हो सकता है मैं सीए में जाता, मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाता, और वो कर रहा है, वो कामयाब है, वो खुश है। और इसी तरह से अगर मुझसे बात की जाए तो आई एम कंटेंटेड, आई एम सेटिस्फाइड विद माय प्रोफेशन, व्हाटएवर आई एम डूइंग, आई एम वेरी मच हैप्पी। सही है, अल्लाह का शुक्र है। तो पॉइंट ये है कि आपने देखना है कि पैसा तो सब कुछ नहीं है ना, आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपको सुकून, आपकी खुशी कहाँ है। पर्सनल एक जर्नी है आपकी, पर्सनल डेवलपमेंट आपकी हो रही है, स्पिरिचुअली आपका वो हो रहा है, रिलेटेबिलिटी आपकी बन रही है पढ़ाई के साथ, ये जरूरी है। दैट इज ट्रू। सर कितना
अगर एक बच्चा खर्च कर रहा है, कितना खर्च होता है तकरीबन उसका नर्सरी से लेकर आगे तक, जब तक वो यूनिवर्सिटी जा रहा है, कितना खर्चा है तकरीबन? सर ये तो अंदाजन एवरेज पे अगर ए लेवल्स की हम बात करें या दूसरे इंटरनेशनल सिस्टम बहुत बढ़ गया है, बढ़ता जा रहा है, और जैसे स्पीड से बढ़ रहा है कोई बता भी नहीं सकता कि अगर एक मैं अपने बच्चों की बात करूं तो मेरी बेटी जो है ना, वो जब अभी तीसरा चौथा साल हुआ होगा उसका किंडरगार्टन से अब तक उसकी फीस डबल हो चुकी है। वैसे नॉर्मली कहा जाता है 5% बढ़ेगी, ऐसे ये सब ऐसी यही ना सर। अब आप मुझे अब जिस पेस पे वो बढ़ रहा है तो मैं खुद कभी बार सोचता हूँ कि क्या इस पेस से मैं भी तरक्की कर रहा हूँ। सर यार पेरेंट्स कुर्बान कर रहे हैं या बच्चे अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं? बस मैं ये कहता हूँ जब तक आप बेयर कर सके तब तक पेरेंट्स भी अपने, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी। लेकिन सर देखिए ना, अभी आपने खुद ही कहा डबल हो चुकी है। अब मैं 50,000 रुपए अगर लगा लेता हूँ एवरेज पे, क्योंकि आप नर्सरी में चले, आप शुरू से 25,000 रुपए हाई एंड में यहाँ की बात कर रहा हूँ, मतलब डिफेंस क्रिप्टन चले बाहर चले जाए आप, 15,000 रुपए तो है ही है खर्चा ना महीने का एजुकेशन का, किसी भी जगह पे बात करें। अब वो आते आते होते होते आगे बढ़ता जाए, कितना होता जाए, लेकिन बहरहाल जो कॉस्ट अक्यूमुलेट हो रही है, अब आगे जाके इसको मतलब ये कैसे रिकवरेबल? आगे तो मैं गया ए लेवल्स कर लिया फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी में गया, यूनिवर्सिटी कर लिया फॉर एग्जांपल, अब यूनिवर्सिटी के बाद जब जॉब के लिए जा रहा हूँ तो जॉब के लिए बोलेंगे फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप दिखाएं, इंटर्नशिप पहले करें, आप फ्री में इंटर्न बने, कंपनीज भी आपको पैसे नहीं देंगी। इंटर्नशिप भी कर ली, चले 6 महीने इंटर्नशिप कर ली, 1 साल इंटर्नशिप कर ली, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब उन्हीं 1 साल में जितने दूसरे बच्चों ने इंटर्नशिप की है वो आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं फॉर अ परमानेंट पोजीशन इन अ कंपनी। वो परमानेंट पोजीशन इन अ कंपनी ओपनिंग कितनी की है? लेट्स सपोज दैट इज, आप आई डोंट नो अग्री करेंगे, 50,000 की होती है। मैं 50-60,000 रुपए ओपनिंग बेसिक जो एक कहते हैं ना बिल्कुल फ्रेश ऑफ द बोर्ड बंदा जब आता है यूनिवर्सिटी सिस्टम से निकल के और इंटर्नशिप करके, आरओआई नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि आप इतना करोड़ों रुपए लगा के एक बच्चा तैयार करके आप लेकर आते हैं, जब वो फील्ड में आता है तो वो एक महीने की अपनी ट्यूशन के बराबर भी, ट्यूशन भी देखे ना, ट्यूशन तो भूल गए, फॉर्मल स्कूल की फीस अलग, ट्यूशन अलग, उसके बाद उस साइड के जो ईद मिलन पार्टी और जो दूसरे खर्चे हैं वो अलग। बट बहरहाल हाउ डू यू व्हाट एडवाइस कैन यू गिव टू द यंग पीपल कि वो क्या करें के साथ साथ अर्निंग भी? अच्छा, मैंने अपने बच्चों को जो मेरे पास ओ लेवल्स या ए लेवल्स पढ़ रहे होते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि बेटा आप पढ़ाना, आप भी टीचिंग करो। देखें, इसमें ये नहीं कह सकते कि आप उसको कट डाउन करें, या देखिए एजुकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ये जरूर कह सकता हूँ जो जितना अफोर्ड करे उस हिसाब से ही उसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स जो हमारे, अच्छा इसमें सबसे बड़ा मसला हमारे स्कूल में, क्योंकि अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है ना, ये गैप उसकी वजह से। अगर हम उसको अच्छे से अच्छा करते जाएं टाइम के साथ, पेरेंट्स को भी रिलैक्सेशन मिलेगी और फाइनली हमें वो जो पर्पस है वो फुलफिल होगा। हम यहाँ पर ये मसला क्यों आ रहा है, जैसे हमारे पास जो हम अब ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो स्कूल्स जा रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, और जो जा भी रहे हैं अगर गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह तो मजबूरी में तो जा रहे हैं, उससे आउटकम नहीं है। हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स हैं वो उतना अच्छा बच्चे को तैयार नहीं कर रहे, ना उनके एग्जाम्स उस तरीके से हो रहे हैं कि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो निकले वो हमें लगे कि वाकई एजुकेटेड है। उसमें भी बहुत सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम एज कह लें कि गवर्नमेंट लेवल पर उसमें बहुत ज़्यादा काम ज़रूरत है, प्लस बहुत सारे अच्छे लोगों के आने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप इसको कम कर सकते हैं। बाकी ये कि देखिए स्टूडेंट्स जो हैं, जो मैं तो सबसे पहले कहता हूँ कि जब तक आप एजुकेशन में है ना, आप एजुकेशन ही को आप कहीं पर भी काम करने से अच्छा आप ट्यूशन पढ़ाएं, और खुद भी, क्योंकि अगर आपको लगता है कि यही इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो आपको, उसका मतलब है ना टीचर्स अच्छे नहीं हैं। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो फिर ट्यूशन्स पढ़ाएं अपने से नीचे वाले बच्चों को, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये देख रहा हूँ कि एक बच्चा एक जगह जाता है, वो सारे सब्जेक्ट्स उस टीचर से मोहल्ले की किसी जगह पे पढ़ के आ जाता है। और अगर एक स्टूडेंट इस तरह से, अगर स्टूडेंट्स ही हमारे पास जो है ना वो टीचिंग सेक्टर में आते हैं, 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास ओ लेवल्स के बच्चों को पढ़ाते हैं, जो पढ़ा रहे हैं बहुत सारे बच्चे, उससे वो अपने एजुकेशन के जो एक्सपेंसेस को है ना वो बहुत हद तक कट डाउन कर सकते हैं, मैनेज किया जा सकता है। और उनको ये 50,000 रुपए वाली जॉब फिर बाद में करने की जरूरत भी नहीं है, वो अच्छा तो सब तो फिर स्कूल में ही चले जाएंगे, जॉब कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ कब तक, जब तक आपको लगता है कि आपका एजुकेशन का एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, तो आप उसको थोड़ा बहुत सब्सिडाइज कर सकते हैं अपनी एफर्ट से। और इसमें आप देखें, क्योंकि अगर मैं 9 to 5 जॉब करने लगूं, 50,000 रुपए कमा लूं, मैं पढ़ नहीं सकता। लेकिन अगर मैं पढ़ते हुए पढ़ा ही रहा हूं तो मुझे इतना दिमाग नहीं लगाना, मैं अपनी मर्जी के टाइम पर किसी भी स्लॉट में उस बच्चे को पढ़ा। सर फिर बीच में पढ़ाई नहीं आ जाती यूनिवर्सिटी की एडमिशन, वो जो आपकी अटेंडेंस पॉलिसी है
कि भाई आपने अटेंड करनी क्लासेस? आप ट्यूशन का ही होता है, अपनी मर्जी से उसको रात में, दिन में, सुबह में अपनी मर्जी से बच्चे के साथ शेड्यूल बनाकर पूरा दिन काम करते हैं। हाँ, मैंने तो इसी तरह किया सर। मैंने अगर मेरी 4 बजे 5 बजे यूनिवर्सिटी से छुट्टी होती थी, मैं घर 11 बजे 12 बजे पहुंचता था और मैं फिर सुबह 6 बजे से निकला हुआ था। तो मैंने अपनी एजुकेशन सुबह 6 से रात के 11 बजे तक? बिल्कुल ऐसे। मैं घर में इवन सिर्फ सोने जाता था, तो घर वाले मुझे कहते सोने आते तो करते क्या, क्यों आ रहे हो, वहीं सो जाओ। तो ये, लेकिन ये अगर वही बात है ना, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। और मैंने फिर बताया कि इसका ये हल नहीं है कि आप एजुकेशन सस्ती ले लें। मैं तो बल्कि कहता हूँ एजुकेशन जितनी महंगी है उतना अच्छा है। फिर वही बात है ना, सस्ती एजुकेशन वाला बेचारा जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा, वो कैसे सोसाइटी फाइनल देखें, जो महंगी एजुकेशन से आपको इन द लॉन्गर रन बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप सस्ती एजुकेशन लेकर बैठे होंगे तो आपको नुकसान भी होंगे। सर अफोर्डेबिलिटी भी तो ये हर कोई, मैंने बताया ना जितना, लेकिन मैंने जितना अच्छा आप कर सकते हो। मैंने ऐसा भी देखा है डिफेंस में बंगले जी ठीक ठाक काम है, सही है, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा बस जो है ना वो काम चलाओ, एजुकेशन सिस्टम में कोई जो है ना वो काम पढ़ाई कर रहा है। देखें, नहीं अफोर्ड कर सकते हो ना आप और कर रहे हो, समझ आता है कि यार। और देखें ऐसे लोग भी, जहाँ पर मैंने बताया ना नहीं अफोर्ड कर सकते, ऐसे भी वाकयात हैं, न्यूज़ है, आपने देखा होगा तंदूर पे बैठा हुआ रोटी लगाने वाला बच्चे की पहली पोजीशन उसने पैसे थोड़ी खिलाए होंगे। सही बात है। मतलब वो तंदूर में बैठता है, रोटियां बना रहा है और मेहनत है उसकी वो मेहनत कर। अच्छा देखिए, वही बच्चे ने फिर बहुत आगे जाना है, लेकिन अब उसके लिए वही चीज महंगी थी ना, उसने वो उस हिसाब से किया मैंने। सही बात। लेकिन अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ और मैं एक सस्ता तरीका ढूंढ रहा हूँ इम्पोर्टेंट काम के लिए, ठीक है, तो ऑफ कोर्स मैं उससे कोई अच्छा हल तो नहीं। क्या अफोर्डेबिलिटी एक इशू है? क्योंकि देखें काफी स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि एडमिशन क्राइटेरिया बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कुछ कॉलेजेस का, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट मेनी गुड कॉलेजेस व्हिच आर कंसिडर्ड टू बी गुड आर वेरी स्ट्रिंजेंट और वेरी स्ट्रिक्ट इन गेटिंग स्टूडेंट्स, एंड आई थिंक ये अफोर्डेबिलिटी, पैसा हो भी तो भी कुछ स्टूडेंट्स क्योंकि अब तो कह रहे हैं कि भाई पता नहीं कुछ स्कूल्स के लिए तो एडमिशन जब लॉन्च होते हैं पूरे साल के तो लाइनें लगी हुई होती हैं बाहर स्कूल के गेट पे और टेस्टिंग होती है, पेरेंट्स के इंटरव्यूज होते हैं, तो किस तरीके से ये चीज एक जैसे कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं, आप एडमिशन क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट करके बच्चों का एडमिशन तो लेते हैं। लेट्स से आपके पास एडमिशन क्राइटेरिया है ये ए स्टार ए वाले को लिया और ए स्टार ए वाले ही निकालने हैं, फिर वो नहीं निकाल रहे ना। अच्छा, ए स्टार ए वाले को लिया, सही, अगस्त में क्लासेस शुरू हुई, फरवरी में वही ए स्टार ए इस काबिल भी नहीं है कि वो प्राइवेट वो रेगुलर जाए, वो प्राइवेट हो गया। यस, और अच्छा खासा बच्चा प्राइवेट हो जाता है, अच्छा, ठीक है। उस कॉलेज में जाने के बाद, एक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जेंडर बात कर रहा हूँ कि आपका क्राइटेरिया आप ये कह रहे हैं कि बहुत हाई है। ऐसे ही कॉलेजेस में जब आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो उसमें से ऐसा कैसे हो जाता है कि वो फरवरी में वो बच्चा जो है वो प्राइवेट हो जाता है। क्योंकि सर कमाल तो यही है ना फिर कि आप एवरेज ग्रेड स्टूडेंट को लें और फिर उसको डेवलप करके उसकी ए ग्रेड निकालें, तब बात है ना कि आप उस एवरेज ग्रेड के बच्चे को ए ग्रेड भी ना निकालें। और मैंने ऐसा देखा है कि एक बच्चा यू या ई भी है, उसका आप सी भी ले आते हैं। यस यस, वो सारी जिंदगी आपके लिए जो है ना वो दुआएं करेगा, एक अचीवमेंट है, उसका अचीवमेंट है। मैंने भी बताया ना, देखिए सिर्फ ए स्टार्स और ए बनाना ही अचीवमेंट नहीं होती। आपको नहीं पता कि इस बच्चे को कहाँ से लिफ्ट करके आप कहाँ पहुँचाएं। तो हमने एज होल जो है ना टीचिंग का मतलब या एजुकेशन का मतलब हमने एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमने उसकी सर्टिफिकेट्स डेवलपमेंट नहीं की। यस, कि जो सिर्फ और सिर्फ ये भाई डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा सर का पॉइंट, बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये चीजें जरूरी है ना, हम इंसान बनाए ना, जैसे मैंने पहले बोला, हम उसको ए स्टार स्टूडेंट बनाए, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो ए स्टार लाएगा, ए स्टार बच्चा बनाता है। यस एब्सोल्युटली, कि उसको हर चीज की तमीज, उसका ग्रेड कैसा भी आए, लेकिन हम उसको तब भी बताओ कि मैं जिंदगी में कामयाब हूँ, मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। टीचर्स को भी चेंज होना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी चेंज होना पड़ेगा, एज होल देखे ना, हमें हर सिस्टम को जो भी जहाँ पे जिनके फ्लॉज है ना, हमें एज अ टीचर हमें भी बहुत सारे मसले मसाइल ये जो हाईलाइट होते हैं, हम उसके हिसाब से सोचें तो हम जो है ना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फारूक, सर हैज बीन एन ऑनर, बहुत मजा आया। इट इज एन ऑनर फॉर मी। और आपका माशाल्लाह स्टूडेंट फैन बेस भी आपकी अच्छी है, तो कमेंट्स आए तो आप हम नहीं करेंगे वैसे, अल्लाह करे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।